नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नाम बन चुके हैं जिनका सियासी भविष्य क्या होगा, इसे लेकर के हर दिन संशय गहराता जा रहा है और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा आज कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वे बता सकते हैं कि वे जदयू छोड़ रहे हैं या फिर जदयू में ही रहेंगे या फिर जदयू को तोड़ने की किसी रणनीति पे काम करेंगे या फिर वे पार्टी से निकल के भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या वे अपनी किसी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं या फिर वे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि जो उनकी पार्टी आरएलएसपी थी उसे पुनर्जीवित करने को लेकर के किसी बड़ी रणनीति को आज मीडिया के सामने और पूरी जनता के सामने बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह तो उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक का जो आगे का है यह कार्यक्रम है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जिस जाति से आते हैं यानी कि कुशवाहा जाति से आते हैं, यह कुशवाहा जाति कुशवाहा और कोयरी का एक प्रकार का जो है एक साझा जातीय प्रतिनिधित्व उपेंद्र कुशवाहा के नाम से माना जाता है। और जब कोयरी कुशवाहा जातियों को हम जोड़ देते हैं तो इसे जोड़ने के बाद बिहार की रियासत में जो जातीय समीकरण में वोट बैंक बनता है वह वोट बैंक अलग अलग आकलन के हिसाब से कहीं 9%, कहीं 10%, कहीं 11% माना जाता है। यानी कि बिहार के वोट बैंक में जो ये कुशवाहा कोयरी समुदाय का वोट बैंक है वह करीब करीब 9 से 10% हर एक जगह आता है। यानी कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में बिहार की राजनीति को प्रभावित करने में इन जातियों का वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण है। और यह वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। इसी का नतीजा है कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने सियासी बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं और उनके भविष्य की सियासत, उनके कोर वोट बैंक जो है यानी कि जिन जातियों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसे लेकर के बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल ज़्यादा पीछे न जाकर के अगर वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने अलग चुनाव लड़ा था। यानी कि न तो वो एनडीए में शामिल थे और ना ही जनता दल यूनाइटेड के अलावे जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके किसी गठबंधन में शामिल थे। यानी कि एनडीए में जो जदयू और भाजपा का उस समय गठजोड़ था वह अलग चुनाव लड़ रहा था और जो राजद का गठजोड़ था वह अपने बलबूते अलग चुनाव लड़ रहा था। तो इस स्थिति में आरएलएसपी ने वर्ष 2020 के चुनाव में अपने बलबूते चुनाव में मैदान में उतरी और उसके साथ कुछ अन्य दल थे। तो अगर आप वोट प्रतिशत को देखिएगा तो चाहे आरएलएसपी का जो पंखा छाप था वह पंखा छाप के उम्मीदवार भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र पर हो या फिर रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र पर हो या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए, जहां भी बात करेंगे वहां आरएलएसपी उम्मीदवार ने 5 से 15,000, 18,000, 20,000 वोट लाए। यानी कि एक विधानसभा में न्यूनतम वोट जो आए आरएलएसपी उम्मीदवार को वह कम से कम 5,000, 7,000 तो रहे और अधिकतम जो है वो अलग अलग जगहों पर कहीं 18,000, 20,000, 15,000 इस स्थिति में भी रही। अब अगर इसे आप लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखेंगे तो एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में करीब करीब 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। यानी कि मान के चलिए अगर उदाहरण के तौर पर कोई लोकसभा का क्षेत्र है, जैसे मुंगेर लोकसभा का क्षेत्र है, तो उसमें विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। तो 6 विधानसभा की सीटों में अगर प्रति विधानसभा के क्षेत्र में आरएलएसपी के उम्मीदवार यानी कि जो कोयरी कुशवाहा जो जातियों का वोट बैंक होता है, अगर वह वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा के नाम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7,000 भी जुड़ा तो यह 6 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर 30 से 40,000 वोट में बदल जाता है। यानी कि विधानसभा चुनाव में जो स्थिति 5, 7,000, 8,000 वोटों की दिखती है वही लोकसभा चुनाव में उसकी संख्या बढ़कर कहीं 30, कहीं 35, कहीं 40, कहीं 50,000 भी हो जाती है। यानी कि जो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं उनमें करीब करीब जो 25 लोकसभा की सीटें हैं वहां इन जातियों का बेहद महत्वपूर्ण वोट बैंक है और वह जीत हार में बेहद अहम भूमिका निभाने हुए हैं।
यही वजह है कि आज उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जनता दल यूनाइटेड में रहकर नीतीश कुमार को हर दिन ललकारने वाली स्थिति में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बाछें खिला रही हैं। यानी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू छोड़ते हैं और वो भाजपा में शामिल होते हैं तो उस स्थिति में भाजपा को भी दिख रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा हुआ वोट बैंक है वह उनकी ओर आएगा। साथ ही साथ वह वोट बैंक जो कि अगर आरएलएसपी या फिर किसी अन्य दल के नाम से उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बना लेते हैं तो उस स्थिति में भी वह वोट बैंक उनके साथ रह सकता है। और अगर उपेंद्र कुशवाहा का दल एनडीए में शामिल हो जाता है, यानी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा खुद को भाजपा में शामिल न करके अपने किसी दल के रूप में उसको एनडीए में जोड़ लेते हैं तो उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ा फायदा होगा। और वो जो आरएलएसपी रहेगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रहेगी उसे एक सामने दिखेगा कि उनके लिए वर्ष 2014 वाला मौका मिल सकता है कि एनडीए में रहते हुए उन्हें बड़ी सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। जैसे उस 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की सियासत में एक ऐसे नेता बने हुए हैं जिन्हें हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी लपकना चाहती है। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार को यह मानना रह रहा है कि वह उनके लिए लग रहा है कि अगर उनका जो वोट बैंक है लवकुश समीकरण यानी कि कोयरी कुशवाहा से और कुर्मी समीकरण तो वह समीकरण उनके साथ है। नीतीश कुमार को उनका जो यह दावा है कि कोयरी और कुशवाहा वोट बैंक हमारे साथ है वह उनके दावों में कितनी सेंधमारी उपेंद्र कुशवाहा करते हैं यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की अगली रणनीति क्या रहेगी, उनकी रणनीति से उनका क्या सियासी भविष्य होगा और बिहार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़4 नेशन।